कक्षा 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले चलता है भाज्य और अभाज्य। भाज्य और अभाज्य, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं ये क्या है पहले ये समझ लो। ठीक है, भाज्य वो संख्याएं होती हैं या वो प्राकृतिक संख्या होती हैं जो एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो तथा किसी अन्य दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, वो भाज्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? भाज्य। ठीक है, जैसे हम मान लें एक है प्राकृतिक संख्याएं, यही तो प्राकृतिक संख्याएं है ना, यही तो प्राकृतिक संख्याएं हैं 9, 10, 11 ऐसे। ठीक है, तो एक को आप याद रखना, एक ना तो भाज्य होती है और ना अभाज्य। ऐसा में एक ना तो भाज्य में आएगी ना अभाज्य में। दो की बात करें, दो क्या ये कंडीशन फॉलो करता है? ये कह रहा है कि या तो एक से कटूंगा और स्वयं से कटूंगा, इसके अतिरिक्त मैं किसी दूसरी संख्या से भी कटूंगा, तब मैं इसमें रखा जाऊंगा इस श्रेणी में। तो दो को देखो, ये एक से विभाजित हो रहा है और स्वयं यानी दूसरी विभाजित, और अगर किसी से हो रहा है नहीं हो रहा है, इसलिए ये भाज्य नहीं होगी। कैसी होगी? अभाज्य। कैसी होगी? अभाज्य। ठीक, 3 को ले लो, तो 3 आपकी देखो एक से विभाजित हो रहा है और स्वयं से विभाजित, अन्य किसी संख्या से हो रहा है नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी अभाज्य होगी। कैसी होगी? अभाज्य। इस पे आ जाओ 4 पे। 4 देखो एक से विभाजित हो रही है और स्वयं यानी 4 से विभाजित तो अन्य किसी संख्या से हो रही है, ऐसा में किससे? 2 से भी हो रही है, इसलिए ये कैसी होगी? भाज्य। ऐसा में 5 को ले लो, 5 एक से कटेगी और स्वयं 5 से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी, इसलिए ये अभाज्य होगी। 6 ये आपकी भाज्य होगी। ठीक है, 7 ये आपकी अभाज्य होगी। 8 ये भाज्य होगी, है ना। 9 ये भी आपकी भाज्य होगी क्योंकि ये 3 से विभाजित है। इस प्रकार आपकी भाज्य अभाज्य होती है। ठीक है, तो आ जाओ पहले सवाल पे। पहला जो सवाल कह रहा है वो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सवाल है 140। इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। कैसे करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। आप गुणनखंड ऐसे कर दिया करो, ऐसे 2 सत्ते 14 है और ये है ना 35, 5 सत्ते 33, 7 ऐसे, है ना। तो ये इसके गुणनखंड में आएंगे 2 दूनी 4, 5, 7। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 बार दिया तो घात 2 चढ़ा देना, गुणा 5 गुणा 7। ये आपके अभाज्य गुणनखंड है। कैसे है देख लो, 2 कैसा है? अभाज्य। 5 कैसा? अभाज्य। 7 कैसा? अभाज्य। बस ये घात और चढ़ा दिया। ठीक है, ऐसा और इसमें 2 सवाल और है, वो आपको करना है। ठीक है, आपके लिए छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दूसरा जो कह रहा है वो कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी लासा मासा ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल लासा गुणा मासा है कि नहीं है। मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा, ये सिद्ध करवाना। ठीक है, तो इसमें पहला सवाल है 26 और 91। 26 और 91। ठीक है, इनका लासा निकाल लो, मासा निकाल लो, दोनों का गुणनफल कर लो, इन दोनों संख्याओं का भी गुण कर लो। अगर इक्वल में आया तो आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, और होता है ऐसा, एक फॉर्मूला होता है, आपने 7-8 में देखा होगा। ठीक है, तो इसका गुणनखंड कर लो 26 और 91 का। इसका जो होगा वो होगा, ऐसे कर लो, है ना, ऐसे होंगे
तो 2 गुणा 13, इसका हो जाएगा 7 गुणा 13, ऐसी तो होगा। ठीक है, तो अगर हमें एचसीएफ निकालने की भी विधि देख लो, एचसीएफ ऐसा भी लिख दिया करो 26 और 91। इसका जो एचसीएफ होगा वो देखना कॉमन क्या है दोनों में क्या मिल रहा है, ओवेनिस्ट क्या है, वो 13 है ना, 13। तो बस उसी को ले लिया जो ओवेनिस्ट हो और कम से कम घात वाला हो। ठीक है, ये कम से कम घात वाली तो है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। अभी और समझाएंगे, आगे सवाल आएंगे तो हम आपको बताएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम जो निकालना है यानी कि लासा किसका, 26 और 91 का, इसमें लिए जाते हैं ज्यादा से ज्यादा घात वाले। ठीक, और कॉमन नहीं देखा जाता, कॉमन में आपको केवल एक लेना है। ठीक है, उसमें से कोई एक लेना है। तो देखो इसमें 2 है ना, और 13 ले लो और ये ले लो 7। ठीक, 2 बार नहीं लेना है। ठीक, 13 पे घाते 2 हो सकता है, ठीक है, लेकिन कम से कम लेना है। कैसा लेना है, कम से कम, यानी कि जो दोनों में कॉमन होगा वो आप एक बार लिया करोगे। ठीक है, तो इसका गुणा करा लेना, कितना हो रहा है, 7 दूनी 14 और 13 गुणा 14 है ना, 13 और 14, 14 की 42, 4 14 4 18। ये आपका क्या हो गया, 182 लासा। क्या हो गया, लासा। अब इसमें रख दो 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो 2 मतलब 26 गुणा 91, यही तो संख्या थी, बराबर में लासा कितना है, 182, मासा कितना है, 13 है ना। ये दोनों अगर पक्ष बराबर आ रहे हैं तो अपना दूसरा सवाल सिद्ध हो गया। चलो कर लो, इसका आएगा 2366, इसका भी 2366 आएगा, आप कर लेना। ठीक है, ये दोनों कंडीशन इक्वल हो गए, आपका ये सवाल सिद्ध हो गया कि 2 संख्याओं का गुणनफल और लासा गुणा मासा होता है। इसमें और शेष 2 सवाल है वो आपको स्वयं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं, यानी लासा और मासा निकालना है। बस मैं एक सवाल बता दे रहा हूं, जैसे कि इसमें कोई सा भी ले लो, चलो हम लास्ट ले रहे हैं 8 9 25, 8 9 25, इसका लासा भी निकालना, मासा भी निकालना। इसको गुणनखंड कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। 9 का होगा 3 गुणा 3, 25 का जो होगा वो होगा 5 गुणा 5। एचसीएफ निकालना है, इसमें पुस्तक में लिख दो 8 9 25, मतलब इसका मासा निकाला जाएगा। अच्छा आप देख लो कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, अच्छा सवाल है ये। तीनों में कॉमन कुछ है, कुछ नहीं है ना। अगर आप करने के सभी के साथ एक एक कर सकते हो तो देखो मासा कभी 0 नहीं होता। क्या नहीं होता, 0 नहीं होता, इसलिए इसका मासा होगा 1। 1 का तो भाई सब में जाएगा ना, 1 तो सभी का गुणनखंड होता है, तो इसका मासा हो जाएगा 1। ठीक, लासा देख लो, एलसीएम 8 9 25, इसमें जो आपको लेना है वो ऐसे भी हो सकता है 2 पे घाते 3 है ना, इसको लिख सकते हैं 3 पे घाते 2, 5 पे घाते 2। ठीक है, इसमें अधिकतम घात वाली लेनी है। ठीक है, तो 2 पे घाते 3, 3 पे घाते 2, 5 पे घाते 2, ये आपका एलसीएम है। ठीक है, इसको गुणा कर लेना है, यानी कि ये 8 है, ये 9 है और ये 25 है, इन तीनों का गुणा कर लेना, वो आपका 1800 आएगा। कर लेना आप, ठीक है, विश्वास मानिएगा। और फिर भी आपको कहीं दिक्कत होती है तो कमेंट कीजिए, आंसर आपका तुरंत दिया जाएगा। ठीक है, बड़े विश्लेषण से आपको समझाया जाएगा, आया समझ में। ठीक है, इस प्रकार आपको लासा मासा निकालने हैं। अगर आप कहोगे कि इसका पहला दूसरा जो भी आपको समझाना है आप बता देना, मैं वो डाल दूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 कह रहा है वो कह रहा है एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है।
306 और 957 नहीं 657 का SCF 9 दिया है, यानी कि SCF आपका 9 दिया है। कितना दिया है? 9 दिया है। तो इसका लासा निकालना है। क्या निकालना है? लासा, यानी कि LCM निकालना है। ठीक है, तो आपको अभी एक फॉर्मूला मिला था, वो फॉर्मूला लग दो। फॉर्मूला क्या है कि LCM गुणा SCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसमें रख दो। आपको 3 चीजें पता है। क्या? SCF आपको पता ही है 9 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ये रख दो, आपका LCM आ जाएगा। चलो रखते हैं। लो सूत्र बना लो पहले। LCM बराबर आएगा, यानी कि गुणनफल दोनों संख्याओं का, और ये आ जाएगा नीचे SCF। तो गुणनफल क्या होगा दोनों का? 306 657 7 6 42 21 5 6 30 5 3 15 है, और 6 का भी कर लो। 6 6 36 36 18 2 4 4 6 10 हाथ से ले 3 5 8 3 11 हाथ से ले 2 8 2 10 हाथ से ले, ये आएगा 20 10 42 20 10 42। ये आपका क्या हो गया? गुणनफल हो गया। क्या हो गया? गुणनफल। को मासा दिया है 9। इसको आप LCM निकल आएगा, डिवाइड कर देना। 9 दूनी 18 21 9 दूनी 18 30 9 दूनी 18 21 9 तिया नहीं 9 दूनी 18 3 30 हो गया। 9 तिया 27 3 शेष बचा 34 हो गया, और 9 तिया 27 8 7 बचेगा 72 9 8 72। ये आपका LCM निकल के आ गया। आए समझ में? इसे आप पुश करके नोट कीजिएगा और समझिएगा। फिर भी कोई समस्या होती है आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आपका आंसर, आपका समाधान किया जाएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके यहां पहुंच सके। ठीक है। 5 ये जो कह रहा है वो कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे घाते n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। मतलब ये क्या 0 पे समाप्त हो सकती है, जांच करना है। ठीक है, ये 0 पे समाप्त कब होगी? मान लो तो 0 पे समाप्त संख्या वे होती है, जैसे 10 है, ये 0 पे समाप्त हो रहे, 20 है, ये 0 पे समाप्त हो रही है ना, 40 है, ये 0 पे समाप्त हो रही है, 100 ये 0 पे समाप्त हो रही है ना, 400 ये 0 पे समाप्त हो रही है। तो क्या ये 0 पे समाप्त हो सकती है? ये अपन को चेक करना है, बस ये कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा हार्ड है, अगर आप समझोगे तो बड़ा इजी लगेगा। ठीक है, आ जाइए। तो आप इसके गुणनखंड करना। 6 पे घाते n के आपके होंगे 2 3 ऐसे तो होंगे, है ना भाई। n आप कोई भी रख लो भाई, 6 के तो यही होंगे ना। तो 0 पे समाप्त वो होते हैं जिसका गुणनखंड 5 हो या 10 हो। देखो 5 का भाग समझ आ रहा है, 10 का भाग समझ, 5 10 5 या 10 होना अनिवार्य है उसके गुणनखंड में, अन्यथा वो 0 पे समाप्त हो नहीं सकती। अब आप कहोगे कि इसमें 2 है, 2 का भाग 10 में चला जाएगा, 20 में चला जाएगा। तो प्यारो 2 का भाग चला तो जाएगा, लेकिन आप बताइए मान लो 6 ही है तो 2 गुणा 3 होगा। मान लो n का मान 1 रख दे, तो क्या ये 0 पे समाप्त होती है? नहीं होती है। क्यों? अगर इसके साथ 5 और एडजस्ट हो जाए तभी तो 2 5 10 30, तभी तो समाप्त, मतलब 5 का होना क्या है, आवश्यक है, तभी ये 5 0 पे समाप्त होती है। समझ में? ठीक है,
तो आपको याद रखना है उसके गुणनखंड में 5 या 10 होना आवश्यक है, जो कि इसमें है नहीं है, जो कि इसमें है नहीं है, तो ये आपका विरोधाभास है। ठीक है, ये चाहता है कि इसमें गुणनखंड भी ना हो और 0 पे समाप्त हो जाए, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, इसलिए ये किसी भी n के लिए 6 पे घाते n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये विरोधाभास है। अद्वितीयता का नियम मान्य करवा रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, दो नहीं रह सकती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है वो कह रहा है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणा 13 ये जो दिया है ये भाज्य क्यों है। यही तो कह रहा है, ये भाज्य क्यों है। देखो 7 गुणा 13 नहीं, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, एक ये संख्या दी है ना। अगली जो संख्या दी है 7 6 5 4 है ना, 7 6 5 4 3 2 है ना, गुणा 1 प्लस 5, ये दोनों भाज्य क्यों है, ये पूछ रहा। ये दोनों संख्याएं भाज्य क्यों है, तो देखो हम बता रहे भाज्य क्यों। भाज्य क्या मैंने बताया था, जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और भी अधिक संख्याओं से कटे। अगर इसको गौर किया जाए तो बताइए, इस दिन दोनों में कॉमन आ रहा है 13 आ रहा है, तो 13 को निकाल लिया बाहर, बचा क्या 7 गुणा 11 है ना, 7 गुणा 11 प्लस 1, यही तो बचा। ये बचेगा 13 और ये 13 गुणा 1177 1 78, ये आया है ना, इसका ये। ठीक, इसका भी देख लो। इसका जब आप इसमें गौर करना है कि 5 कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या 7 6 4 3 2 गुणा 1 प्लस 1, इतनी तो बचा है ना। तो ये जो अगर आप इसका इतने का गुणा करोगे तो आपका आएगा 1008 कर देना। ठीक है, 1008 प्लस 1 है इसके साथ, तो ये हो जाएगा गुणा 1009, यही तो होगा। तो आप मैंने बताया था भाज्य वे संख्या होती है जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, इसके अतिरिक्त अन्य कोई संख्या से। तो ये बताइए, ये देखो 13 से कट रहा है, इस संख्या को अगर देखा जाए 13 से कट रहा है, इतने से कट रहा है, और 1 से तो कटते ही कटता है, बहुत सारी संख्या से कट रहा है, इसलिए ये भी भाज्य है। और ये भी भाज्य, क्योंकि इससे कट रहा है, इससे कट रहा है, इतनी सारी संख्या से कट रहा है, तो ये क्या होगा भाज्य, लिख देना। अतः दी गई संख्याएं भाज्य होंगी, भाज्य है। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 7 कह रहा है वो कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ऐसा पथ है, और कह रहा है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक, सोनिया को 18 मिनट, रवि को 12 मिनट। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मान लो ये सोनिया और रवि यहीं से चलते हैं, ठीक है, एक स्थान चलते हैं, तो कह रहा है एक को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो ये पुनः कब मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये बताइए, जैसे सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, है ना, तो यहां से चलेगी तो 18 मिनट, तो ये तो रवि तो उसे मिल ही नहीं पाएगा यहाँ, है ना, अगले राउंड में जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझ लो, एक को 18 मिनट लगते हैं, एक को 12 मिनट लगते हैं, तो दोनों कब मिलेंगे, एक चक्कर में तो मिलने क्या है ही नहीं संभावना, अगले में तो क्या ज्यादा होगा, है ना, ज्यादा मिनट लगेंगे। ज्यादा मिनट के लिए आप क्या करोगे, लासा, क्या करोगे, लासा। तो आप ऐसा कर लेना, 18 और 12, रवि को 12 लगते थे, इन दोनों का क्या निकालोगे आप, लासा निकाल लेना, तो आंसर आ जाएगा। चलो इसका जो गुणनखंड होगा 2 3 6 3 18, इसका होगा 2 दूनी 4 3 12, ऐसी तो होगा, है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, समझाने के लिए बोला,
2 3 पे घाती 2, ऐसे भी रख सकते हो, इसको रख सकते हो 2 पे घाती 2 गुणा 3। ठीक है, मैक्सिमम अधिकतम घात वाला लेना होता है इसमें, ठीक है, लासा में उसमें कम से कम घात वाला। ठीक है, तो एलसीएम 18 और 12 का जो होगा, यहां से देखो मैक्सिमम 2 पे घात यहाँ पे 1 है, ये 2 है, तो 2 पे घात 2 1 लोगे। ठीक है, और इसमें देखो 3 पे घात 2, 3 पे घात 1, अधिकतम घात वाला, तो 3 पे घात 2, तो 2 ये हो जाए 4 गुणा 9, ये आएगा 36। अतः वे दोनों रवि और सोनिया 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, यही आपकी एक्सरसाइज 1.2 समाप्त होती है। ठीक है, अगले भाग में मिलेंगे, लेके आएंगे 1.3। ठीक है, तब तक के लिए